हाय, मैं दिलीप कुमार। आज मैं अपने चैनल पर आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले दो सीरीज में बहुत ही छोटा संक्षेप में म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो कंसेप्ट और उसका जो म्यूचुअल फंड का अलग अलग तरह का टाइप्स है उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आज हम म्यूचुअल फंड में एक्चुअली दो चीज़ के लिए बात करूँगा। एक तो होता है कि जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक होता है ग्रोथ ऑप्शन, एक डिविडेंड ऑप्शन। इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, ग्रोथ क्या है, डिविडेंड ऑप्शन क्या है, और ख़ासकर डिविडेंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। डिविडेंड का मतलब समझते हैं कि कुछ हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस चीज़ पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि कोई किसी भी फंड, जैसे कि हमने पिछले बार जो बताया था, डेट फंड, इक्विटी फंड या जो भी फंड है, हर फंड में दो ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन रहता है ग्रोथ ऑप्शन और एक होता है डिविडेंड ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन वो होता है कि जिसमें हम किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसे उसमें जो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होता है, जो आगे जो उसका फर्दर परफॉर्मेंस होता है, वो परफॉर्मेंस अपना जैसा मान ली इक्विटी बेस्ड फंड है तो इक्विटी जैसा परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से मेरा एनएवी का रेट बढ़ते चला जाता है। या मान लीजिए मार्केट गिरा तो रेट एनएवी वो गिरेगा, ये चीज़ होता है। यही चीज़ डिविडेंड में भी होगा, लेकिन दोनों डिफरेंस ये है, ग्रोथ वाले में जो चीज़ जैसे है वैसे अप एंड डाउन होते रहेगा। लेकिन डिविडेंड में हम जब ऑप्शन लेते हैं तो डिविडेंड में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि कहीं शेयर मार्केट में या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो इस कंपनी के शेयर लिए हुए हैं उसमें डिविडेंड पे आउट करते हैं। जो डिविडेंड पे आउट करती है उसमें से प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी हमको पास आउट करती है। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड उस तरह से हम नहीं कर सकते इसको। डिविडेंड का मतलब है कि जो भी हमारे फंड में जो परफॉर्मेंस में प्रॉफिट आया, मान के चलिए कि हम 10 रुपया में कोई फंड में हम पैसा इन्वेस्टमेंट डालें, एनएवी था उस समय, और वो 10 रुपया से बढ़कर करके आज 15 रुपया हो गया, तो नेचुरल बात है कि उस पर 5 रुपया का प्रॉफिट है ऑलरेडी जो पहले का है। तो कंपनी यहाँ पर से डिविडेंड डिक्लेयर कर, जैसे ग्रोथ ऑप्शन है तो ग्रोथ ऑप्शन 15 है तो 15 ही रहेगा। लेकिन डिविडेंड ऑप्शन में मान के चलिए आपको 2 रुपया डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड जो देता है वो एक्चुअली अलग से नहीं दिया जाता है, वो हमारा ही जो ग्रोथ है उसमें से वो पैसा, तो वहाँ पर कुछ ग्रोथ जो हुआ 2 रुपया आपको वापस कर दिया, आप उसका कैश ले लेते हैं या री इन्वेस्ट करते हैं, ये ऑप्शन होता है। और बाकी जो आपका है तब वहाँ पर मेरा ग्रोथ में एनएवी 15 ही रहेगा, लेकिन डिविडेंड में मेरा एनएवी आ जाएगा 13 रुपया। ये चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा एनएवी वही रहेगा, नहीं, मेरा क्योंकि 2 रुपया ऑलरेडी हमको पे कर दिया तो उसमें से वो घट करके 13 हो जाएगा। इसीलिए कन्फ्यूजन ना रखें कि डिविडेंड में कुछ हमको अलग से मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा ही पैसा। हाँ, अब ये हर व्यक्ति का अलग अलग डिसीजन हो सकता है। हम जब ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रोथ इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये खासकर जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चाहते हैं कि जब तक मेरा पैसा रहेगा, जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ज़्यादा उसका मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो लॉन्ग टर्म में हमको रिटर्न बेटर मिलेगा, तो हम ग्रोथ ऑप्शन बेटर है। डिविडेंड ऑप्शन वहाँ पर हम लोग लेते हैं जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कुछ बीच में रेगुलर हमको कुछ ना कुछ इनकम आए, तो वहाँ पर हम लोग डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं। और ये एक चीज़, हाँ, दूसरी बात, ये पहले तक जो था, जब पिछले साल तक डिविडेंड में क्या होता है, जब हम लोग डिविडेंड पे आउट होता था उस पर टैक्स फ्री हम लोग को हाथ में मिलता था पैसा, तो ये एक किसी भी कस्टमर को लगता था अब हमको उस पर टैक्स का लायबिलिटी नहीं है तो हम टैक्स, हाँ, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अलग से लेती थी, तभी हमको पे आउट होता था। तो ओवरऑल डिविडेंड जो है ऑप्शन पहले नुकसानदेह था। आज के डेट में अब ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हो गया, उसके लिए टेंशन नहीं रहा, तो एज इट सब कुछ है। अब ये फिर भी ये चीज़ है, यदि जिस कस्टमर को लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, तो ग्रोथ में क्या होगा, जब पैसा कट कट के हमको मिलते चल जाएगा, तो हमको नियर आगे मान लीजिए 5 साल 10 साल का हम टाइम या 20 साल का टाइम प्रेजेंट लेकर रखे हैं, तो हमारे पास वो कैपिटल नहीं रहेगा, क्योंकि बीच बीच में वो कट हर 6 महीना हो, साल भर हो या मंथ में, जैसा जो फंड कंपनी का है उसके हिसाब से हमको पे आउट होते चला गया। तो वो जितना हम उम्मीद करके चले हैं तो उस समय लास्ट में हमको उस समय पैसा हाथ में नहीं दिखेगा। इसीलिए दोनों का दोनों ऑब्जेक्टिव अलग है। जिस व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लॉन्ग टर्म हमारे पास अच्छा रिटर्न रहे, किसी को चाहिए कि नहीं हमको बीच बीच में कुछ मिलते रहे, तो वहाँ पर ये दोनों का है। अब यहाँ तक आ गया चीज़ है कि डिविडेंड ग्रोथ। अब इसमें से कि डिविडेंड ऑप्शन में एक ऑप्शन रहता है री इन्वेस्ट या पे आउट। पे आउट हो गया कि हम डिविडेंड लिए हुए हैं
जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी हमको डायरेक्ट मेरे अकाउंट में भेज दिया, तो पे आउट हो गया। री इन्वेस्टमेंट हो गया तो जितना अमाउंट हमको डिविडेंड दिया गया वो पैसा को, जितना पैसा हो या यूज मतलब यूनिट है, उसी के बदला में उसी रेट पर, मान लीजिए कि मैंने 15 रुपया था, 15 रुपये 2 रुपये वापस हो गया, तब बच गया 13 रुपया। 13 रुपये के रेट पर 2 रुपये का हुआ मेरा यूनिट अलॉट हो गया, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एक तरह से देखिए री इन्वेस्टमेंट करने से जस्ट लाइक वो ग्रोथ की ही तरह हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि टैक्सेशन पहले की तुलना में थोड़ा सा कुछ अंतर होता था। और खासकर जैसे देखिएगा ELSS फंड के बारे में जानते नहीं होगा तो इसका और हम आगे डिस्कशन करेंगे। ELSS फंड होता है जो टैक्स सेविंग स्कीम के तहत में आता है, जो 28C का टैक्स बेनिफिट मिलता है। उस फंड में 3 साल का लॉकिंग होता है। तो उस फंड में यदि री इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो वो जैसे उसमें हर 3-3 साल पर ऑटोमेटिक लॉक बढ़ते चले जाता है। तो इसीलिए कहीं कहीं पर वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि वो पैसा कभी न कभी वो लॉक होते चले जाता है, और वो पैसा जब तक उसको हम चेंज नहीं करेंगे मोड, तो पैसा एक तरह से बोलिए कि सब दिन के लिए फंसा रह जाता है, कुछ न कुछ अमाउंट फंसते रहता है। तो वो एक अलग मैटर है। तो इस पर अब हम लोग ज़्यादा कुछ आज इसके लिए कुछ नहीं रहा। ग्रोथ ऑप्शन में हम लोग समझ गए, डिविडेंड ऑप्शन भी समझ गए, और डिविडेंड में भी री इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ में जो भी कन्फ्यूजन है, तो आदि किसी के मन में कन्फ्यूजन है, इसमें सब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और उम्मीद करते हैं इससे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट सीरीज में हम इसके बाद हर इक्विटी फंड एक अलग अलग कैटेगरी का, आज इक्विटी फंड में हम बेसिकली थोड़ा सा बता देते हैं कि नॉर्मली हम लोग 3 कैटेगरी उसको बांट के चलते हैं। इक्विटी फंड में होता है एक लार्ज कैप होता है, एक मिड कैप होता है, और एक स्मॉल कैप होता है। ये चीज़, इसके अलावा बहुत अलग अलग कैटेगरी है। सेक्टोरियल फंड होता है, बहुत अलग अलग तरह का उसमें भी फंड बनाया गया है। वो सब हम आगे डिस्कस करें, क्योंकि उसमें एक इक्विटी ग्रुप में देखा जाए तो 10 से 15 अलग अलग तरह का फंड है हर कंपनियों में। तो नेचुरल बात है, हर कंपनी में अलग अलग फंड है, तो अलग अलग उसका ऑब्जेक्टिव भी होगा। यदि सबका सेम ऑब्जेक्टिव होगा तो ये तो हम या तो जो हमको एडवाइस कर रहे हैं वो हमको धोखा दे रहे हैं, या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए ये चीज़ मन में मान के चलिए कि इक्विटी फंड सारा एक ही तरह है। शेयर मार्केट बढ़ रहा है तो मेरा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी हाल फिलहाल में देखेंगे कोरोना पीरियड में फार्मा सेक्टर पूरा मार्केट गिर गया, लेकिन फार्मा अप जा रहा था, अब बाकी सब सेक्टर नीचे जा रहा था। ये चीज़ होता है, कभी कभी ये ऐसा सिचुएशन बनता है कि मार्केट पॉजिटिव जा रहा है तो उसका कभी निगेटिव जाता है। यही 1 साल 1.5 साल पहले आप जाकर देखेंगे सर्विस सेक्टर भी वैसा ही हुआ था, सारा सेक्टर डाउन जा रहा था, सर्विस सेक्टर अप जा रहा था। ये सब चीज़ सेक्टोरियल फंड में अलग अलग सिचुएशन आता है। इसके लिए हम लोग अलग से इसके लिए बात करेंगे। आज हम बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम इस पर इक्विटी पर पूरा डिटेल से फंड पर हम बात करेंगे। और हाँ, एक बात और कहते हैं, यदि आपको लगता है कि जो हम बता रहे हैं आपको लग रहा है कि बेटर है, अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में लाइक बटन भी दबाइए, और लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि यदि जिनको भी इस बारे में कन्फ्यूजन है तो ये सब चीज़ को। और अभी हम तो शुरुआत कर रहे हैं, एक एक चीज़ म्यूचुअल फंड के बारे में एक एक चीज़, हर चीज़ खोल के बताएंगे। और हाँ, ये चीज़ हम ये कभी नहीं बोलेंगे आपको टेक्निकल रूप समझाना, एकदम लेमैन की तरह से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि कि जो हम आप आराम से समझ सकें। धन्यवाद।